नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, 10 जनवरी 2026 का करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आज का हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सागर द्वीप को जोड़ने के लिए किस नदी पर लगभग 5 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखी है, निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने सागर द्वीप को जोड़ने के लिए किस नदी पर लगभग 5 किलोमीटर लंबी पुल की आधारशिला रखी है? तो मूरी गंगा की, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूरी गंगा की, ठीक है, आधारशिला रखी है। तो साथियों, यह पुल मूरी गंगा नदी पर बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? मूरी गंगा नदी पर बनाया जाएगा, जिससे सागर द्वीप की मुख्य भूमि से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। किससे होगी? सागर द्वीप की मुख्य भूमि से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। और सागर द्वीप पर प्रतिवर्ष गंगा सागर मेला आयोजित होता है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं आते हैं। पुल बनने से परिवहन, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का ट्रायल 26 जनवरी 2026 के से किस रेल खंड पर शुरू किया जाएगा? बहुत ही प्यारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है जो ट्रायल 26 जनवरी 2026 से किस रेल खंड पर शुरू किया जाएगा, निम्नलिखित में से। तो साथियों, जींद सोनीपत खंड में। कहाँ पर? जींद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जींद सोनीपत खंड में जो भारत की जो पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है साथियों, और ट्रायल जो 26 जनवरी 2026 से किया जाना है, तो वो किस खंड में किया जाना है? तो जींद सोनीपत खंड में। ठीक है, तो भारतीय रेलवे द्वारा जींद सोनीपत खंड पर हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का ट्रायल हरित परिवहन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन पर आधारित है। किस पर है? यह शून्य कार्बन उत्सर्जन पर आधारित है, जिससे पर्यावरण संरक्षण, ईंधन आयात में कमी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस रूप में घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूनो ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है, तथा इस पहल में अग्रणीय एजेंसी कौन होगी, निम्नलिखित में से। तो साथ ही जो संयुक्त राष्ट्र है 2026 को किस रूप में घोषित किया है, तथा इस पहल में अग्रणीय एजेंसी कौन होगी, निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशु वर्ष यानी कि FAO होगा। ठीक है, जो अग्रणीय एजेंसी है वो कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष है। ठीक है, जो वर्ष कौन सा 2026 वाला? तो अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित करने का उद्देश्य चारागाहों के संरक्षण और पशुपालकों की आजीविका के महत्व पर वैश्विक यानी कि दुनिया में जागरूकता बढ़ाना है। इस पहल में FAO अग्रणीय एजेंसी के रूप में नीति, शोध और सहयोग को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस रूप में घोषित किया साथियों? तो अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष में। ठीक है, यानी कि FAO में। ठीक है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय चारागाह पशुपालन वर्ष घोषित करने का जो उद्देश्य है वो चारागाह के संरक्षण और पशुओं की आजीविका के महत्व पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दें। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों।
तो साथियों ध्यान दें, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। तो हाल ही में पाकिस्तान में तक्षशिला के पास हुई खुदाई में किससे संबंधित महत्वपूर्ण खोज सामने आई है निम्नलिखित में से। तो साथियों हाल ही में पाकिस्तान में तक्षशिला के पास हुई खुदाई में किससे संबंधित महत्वपूर्ण खोज सामने आई है साथियों। तो प्राचीन भारत के 2000 वर्ष पुराने सिक्के और सजावटी पत्थर, ठीक है, सामने आई है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो साथियों तक्षशिला के निकट हुई खुदाई में 200 साल पुराना सिक्के और सजावटी पत्थर मिले हैं जो प्राचीन भारत के आर्थिक, संस्कृति और कलात्मक इतिहास को दर्शाते हैं। शोधकर्ता के अनुसार यह खोज पिछले 10 वर्षों की सबसे उल्लेखनीय पुरातात्विक उपलब्धि मानी जा रही है। ठीक है, तो तक्षशिला के निकट में जो खुदाई हुई है उसमें 200 साल पुराने क्या निकले हैं, सिक्के निकले हैं और सजावटी पत्थर मिले हैं जो प्राचीन भारत के आर्थिक, संस्कृति और कलात्मक इतिहास को दर्शाता है। ठीक है, शोधकर्ता के अनुसार यह खोज पिछले 10 वर्षों की सबसे उल्लेखनीय खोज है, पुरातात्विक उपलब्धि मानी जा रही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों CEOs का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है जो IICDEM 2026 की तैयारी से संबंधित है निम्नलिखित में से। तो साथियों भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा जो मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है साथियों, 2026 की तैयारी से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, IIIDEM यानी नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत निर्वाचन आयोग ने IIIDEM नई दिल्ली में CEOs का सम्मेलन आयोजित किया जो 21 से 23 जनवरी 2026 को भारत मंडपम में होने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन की पूर्व तैयारी का हिस्सा है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रबंधन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ता करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान दें साथियों, दिल्ली जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है निम्नलिखित में से। तो साथियों दिल्ली जन विश्वास संशोधन विधेयक का 2026 का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है निम्नलिखित में से। तो छोटे और तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना क्या है तो दिल्ली जन विश्वास का जो संशोधन विधेयक है 2026 का उसका मुख्य उद्देश्य क्या है निम्नलिखित में से। तो साथियों छोटे और तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य छोटे एवं तकनीकी प्रकृति के अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर दंडात्मक प्रक्रिया को सरल बनाना है। इससे अनावश्यक मुकदमों में कामी प्रशासनिक दक्षता और नागरिकता के प्रति भरोसे को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें, हाल ही में किस औषधि फसल को भौगोलिक संकेतक GI टैग यानी प्रदान किया गया जिससे राजस्थान के मरु क्षेत्र को वैश्विक पहचान मिली निम्नलिखित में से। तो साथियों हाल ही में जो किस वैश्विक फसल को भौगोलिक संकेतक IG टैग प्रदान किया गया जिससे राजस्थान के मरु क्षेत्र को वैश्विक पहचान मिली, तो साथियों वो मिला है नागौर अश्वगंधा, यानी कि ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागौर अश्वगंधा, नागौर राजस्थान का एक जिला है और अश्वगंधा को IG टैग मिला है, GI टैग मिला है। ठीक है, तो नागौर अश्वगंधा को GI टैग मिलने से राजस्थान के नागौर सहित मरु क्षेत्र की विशिष्ट कृषि पहचान को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। यह औषधीय फसल अपनी गुणवत्ता और औषधीय गुणों और विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रसिद्ध है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसे भारतीय स्वर्ण पदक विजेता धावक ने एथलेटिक्स को संन्यास की घोषणा की है निम्नलिखित में से? तो साथियों, हाल ही में जो भारतीय स्वर्ण पदक विजेता धावक ने एथलेटिक्स से संन्यास की घोषणा की है, वो किसने की है साथियों? जेनसन जॉन ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेनसन जॉन ने। तो भारतीय धावक जेनसन जॉनसन जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, एथलेटिक्स में संन्यास की घोषणा की है। वे 800 मीटर दौड़ में भारत के प्रमुख एथलीट रहे हैं। उनके संन्यास से भारतीय मध्य दूरी दौड़ में एक युग का समापन माना जा रहा है। तो जो हाल ही में किस भारतीय स्वर्ण पदक विजेता धावक ने एथलेटिक्स से संन्यास की घोषणा की है? तो जेनसन जॉनसन ने की है। याद रखिएगा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस भाजपा नेता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि असम की प्रगति में उनका योगदान याद रखा जाएगा निम्नलिखित में से? तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस भाजपा नेता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि असम की प्रगति में उनका योगदान याद रखा जाएगा निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविंद्र पुरकायस्था जी का निधन हो चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यह भाजपा नेता कविंद्र पुरकायस्था असम की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि असम के विकास और संगठनात्मक मजबूती में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। यह श्रद्धांजलि उनके सार्वजनिक जीवन के प्रभाव को दर्शाती है। चलिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान दें। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत सरकार द्वारा फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद का जो चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया साथियों? तो पूरन चंद्र डावर को। ठीक है, पूरन चंद्र डावर को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरन चंद्र डावर को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग के विकास को गति देने के लिए वरिष्ठ उद्यमी पूरन चंद्र डावर को विकास परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है, जबकि गोपाल गुप्त को परिषद का सदस्य बनाया गया। यहाँ से ध्यान रखें साथियों, जबकि जो गोपाल गुप्ता जी हैं उनको पार्षद का सदस्य बनाया गया। इसके उद्योग में नीति, नवाचार और निर्यात को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों, ये थे मोस्ट टॉप 10 आपके करंट अफेयर जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथियों, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। करंट अफेयर की रोज डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। धन्यवाद।